बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 के यूनिट नंबर 2 में जो फंक्शन ऑफ किडनी है उसको देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी, जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट था किडनी का नेफ्रॉन, उसकी स्ट्रक्चर को हमने देखा। आज हम देखने लगे हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है। तो मेन किडनी का जो फंक्शन है वो क्या है, यूरिन फार्मेशन है। और यूरिन फार्मेशन 3 स्टेप में हो रही है हमारे पास। फर्स्ट वाला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सेक्रीशन। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, यूरिन फार्मेशन है। और यूरिन फार्मेशन कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में। फर्स्ट वाला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वाला है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड वाला है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, इसमें किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्या होगा, व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी, जब किडनी में ब्लड एंटर होगा किसके ज़रिए, रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड आएगा। ठीक है, रीनल आर्टरी के ज़रिए जब किडनी में ब्लड आएगा, इट गोज़ टू मैनी आर्ट्रियोल्स, तो ये बहुत सारे आर्ट्रियोल से होता हुआ आएगा एंड देन टू द ग्लोमेरुलस, और फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, ग्लोमेरुलस में चला जाएगा। तो ग्लोमेरुलस को जिस चीज़ से इनक्लोज किया हुआ है वो क्या था, कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोमेन कैप्सूल का नाम दिया था वो था, और उसके अंदर एक क्लस्टर था कैपिलरीज का जिसको हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस का। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि किडनी में जब रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड किडनी में एंटर होता है तो वो बहुत सारे आर्ट्रियोल्स में से होता हुआ आता है और कहाँ फिर जाता है, ग्लोमेरुलस में। तो जब ये ग्लोमेरुलस में आ जाता है तो यहाँ पे आके ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट और ग्लूकोज जो है एंड यूरिया जो है ब्लड में इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो पानी है, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया जो है ब्लड की, उनको फोर्स किया जाएगा किस चीज़ में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। दिस मटीरियल पास इनटू द बोमेन कैप्सूल, तो वो फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी से होता हुआ वो किस में चला जाएगा, बोमेन कैप्सूल में चला जाएगा। अब हम उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम हम उसको देंगे। प्रेशर फिल्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा है कि जब ब्लड जो है वो एंटर होता है किडनी में किसके ज़रिए, रीनल आर्टरी के ज़रिए, तो ये बहुत सारी आर्ट्रियोल से होता हुआ कहाँ पे आता है, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से पानी, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया जो है ब्लड के, उनको फोर्स करके निकाला जाता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। अब ये वाला मटेरियल जो है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी से होता हुआ कहाँ पे आ गया है, बोमेन कैप्सूल में। तो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर ये आया है, इसलिए हम उसको नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। ब्लड सेल एंड प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज। जो चीज़ फिल्टर हुई थी वो क्या हुई थी, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया। बाकी जो चीज़ रह गई थी, ब्लड सेल और प्रोटीन जो रह गए थे, वो फिल्टर नहीं हुए थे क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेप था प्रेशर फिल्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो गया है। मैं अगेन उसको रिकॉल करती हूँ कि हमारे किडनी में जब रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड एंटर होता है तो वो बहुत सारी आर्ट्रियोल से होता हुआ किस में आ जाएगा, ग्लोमेरुलस में आ जाएगा। तो ग्लोमेरुलस थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करके बता दूं कि नेफ्रॉन का जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट था उसमें था ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर थी जिसने इनक्लोज किया हुआ था किसको, ग्लोमेरुलस को। तो ब्लड जब किडनी में आया तो फिर बहुत सारी आर्ट्रियोल से होता हुआ ये कहाँ पे चला जाएगा, ग्लोमेरुलस में चला जाएगा। तो ग्लोमेरुलस में जब ये ब्लड चला गया है तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया जो है ब्लड के इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। उनको फोर्स आउट किया जाएगा कहाँ पे, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में। ये वाला मटेरियल फिर कहाँ पे चला जाएगा, बोमेन कैप्सूल में चला जाएगा। अब हम इसको क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देंगे। तो यहाँ पे ब्लड सेल और प्रोटीन जो है वो फिल्टर नहीं होते थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। उसके बाद हम सेकंड वाला अपना फेज देखते हैं जो है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सेकंड स्टेप जो है यूरिन फार्मेशन का वो क्या है, हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल।
99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो अगेन क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ पे, इनटू द ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज कौन सी, जिन्होंने रेनल ट्यूब्यूल को सराउंड किया हुआ है। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ये 3 तरीक़ों के साथ हो रही है। ऑस्मोसिस से भी हो रही है, डिफ्यूज़न के ज़रिए भी हो सकती है ये, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी हो रही है। Some of water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule। तो proximal convoluted tubule क्या था, वो हमने देखा था उसमें जो ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हुआ था नेफ्रॉन का, उसमें हमने देखा था ये proximal convoluted tubule, उसका जो फर्स्ट पार्ट था। इस वाले स्टेप में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में। कौन सी ब्लड कैपिलरीज, जिन्होंने रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड किया हुआ है। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ये ऑस्मोसिस के ज़रिए भी हो सकती है, डिफ्यूजन के ज़रिए भी हो सकती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी हो सकती है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है वो ऑब्जॉर्ब होगा कहाँ पे जाके, फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Here salts are reabsorbed by active transport, और वाटर जो है वो reabsorbed होगा by osmosis। उसके बाद हम देखते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ से किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। वाइल असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स। यहाँ पे हमने देखा कि जब ये कुछ वाटर और ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थे, तो साल्ट्स जो अब रीअब्जॉर्ब हुए थे वो किस प्रोसेस के ज़रिए हुए थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ था ऑस्मोसिस के ज़रिए। अब ये हमने देखना है कि लूप ऑफ हेनले की किस जगह पे जाके ये प्रोसेस तो हमने देख ली है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस के ज़रिए हुआ। अब ये देखेंगे कि किस पॉइंट पे जाके, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब थी लूप ऑफ हेनले की, वहाँ पे किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, वाटर की, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन हुई है सॉल्ट्स की। उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि वाटर और ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हुए थे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो डिस्टिल जो लास्ट वाला पार्ट था ट्यूबुलर उसका रीनल ट्यूब्यूल का, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, वो अगेन अलाउ करेगा किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, किस में, ब्लड में। द डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड। तो थर्ड वाली हमारी हेडिंग आ जाएगी क्या, ट्यूबुलर सेक्रीशन। फर्स्ट वाला हमने पढ़ा प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड हमने पढ़ा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड वन क्या है, ट्यूबुलर सेक्रीशन। द थर्ड स्टेप इज़ अ ट्यूबुलर सेक्रीशन। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट आयंस हैं, केराटिन है, यूरिया, आर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड, ये ब्लड से सेक्रीट होंगे इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। तो फिल्टर होके कहाँ पे चले जाएंगे, रीनल ट्यूब्यूल में चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हमारे ब्लड की पीएच जो है उसको मेंटेन रखा जा सके, नॉर्मल रखा जा सके। तो बेटा ये आपका एमसीक्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी है। तो नॉर्मल पीएच है 7.35 से लेके 7.45। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, ट्यूबुलर सेक्रीशन है। इसमें डिफरेंट आयंस, केराटिन, यूरिया जो है वो सेक्रीट होते हैं ब्लड से, और फिल्टर होकर कहाँ पे चले जाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल में। तो इस तरह से क्यों किया जाता है, ताकि हमारे ब्लड की जो पीएच है उसको नॉर्मल रखा जा सके। तो हमारे ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है वो कितनी है, 7.35 से लेकर 7.45 तक। द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल, जो रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट आ गया उसको अब हम क्या कहेंगे, उसको यूरिन का नाम देंगे। इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स, वो कलेक्टिंग डक्ट्स में होता हुआ किस में चला जाएगा, रीनल पेल्विस में चला जाएगा। एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज़ ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम था कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना उसका सिर्फ 1% जो है वो क्या रह गया है, यूरिन रह गया हुआ है। टिपिकल वॉल्यूम जो होता है यूरिन का प्रोड्यूस बाय एन एवरेज अडल्ट इज़ 1.4 लीटर पर डे। एक दिन में एक अगर हमारे पास कोई अडल्ट है, कोई यंग है हमारे पास, उसमें पर डे के लिहाज से यूरिन फार्मेशन होती है वो कितनी होती है, 1.4 लीटर पर डे। तो ये भी आपका क्या है, एमसीक्यूज़ है, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। पीछे मैंने आप लोगों को ब्लड की पीएच बताई है, नॉर्मल पीएच कितनी है, 7.35 से लेकर 7.45, और ये पर डे के लिहाज से यूरिन फार्मेशन है कि कितना यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए एवरेज अडल्ट का, 1.4 लीटर पर डे। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल कंपोजिशन। तो बेटा ये सारे का सारा जो टेबल है ये सारे आपके एमसीक्यूज़ है, इसमें से कोई भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन,
तो हमारे यूरिन में जो वाटर की परसेंटेज है वो कितनी है, वो 95% होती है और यूरिया जो है वो 9.3 ग्राम पर लीटर होता है। क्लोराइड आयन जो है वो 1.87 ग्राम पर लीटर हैं। सोडियम आयन्स 1.17 ग्राम पर लीटर हैं। पोटाशियम आयन 0.750 ग्राम पर लीटर है। और दूसरे जो रह जाएंगे रिमेन केराटिन दूसरे आयन वगैरह, उनकी अमाउंट जो है वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, हमारे यूरिन में क्या है, 95% वाटर है, 9.3 ग्राम पर लीटर यूरिया है और 8.87 ग्राम पर लीटर क्लोराइड आयन है, 1.17 ग्राम पर लीटर सोडियम आयन है, 0.750 ग्राम पर लीटर पोटाशियम आयन है। और दूसरे बाकी जो आयन हैं, ये केराटिन वगैरह है, वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल अमाउंट में है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें से कोई भी आपसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन, यूरिया या वाटर, कोई भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ किडनी। अब लास्ट वाला हमारा टॉपिक रह गया है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो ओस्मो रेगुलेटरी का फंक्शन, ओस्मो रेगुलेशन आपको पता है कि क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी फ्लूइड। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी को। तो ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो था किडनी का फंक्शन, आज हमने इस वाली वीडियो में उसको देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किडनी का वो क्या है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।